हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा कि बताओ, भूगोल का जो हम लोग सब्जेक्टिव वाइज यानी थ्योरी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हमने टॉपिक ख़त्म किया है कौन, ऊर्जा संसाधन। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मृदा यानी कि मिट्टी। भारत में जो मिट्टी है, मृदा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज किसके बारे में, तो यानी कि मृदा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, तो मृदा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सॉइल। और मृदा ये कैसी होगी, भारतीय मृदा कैसी होगी, भारतीय मृदा के बारे में पढ़ना, यानी विश्व की मृदा के बारे में नहीं पढ़ना है, भारतीय मृदा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये चीज़ को ध्यान रखना है कि मृदा को पढ़ना तो है, लेकिन आप ध्यान रखो कि जो मृदा है वो प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। भाई, मृदा के लिए हमें कोई शुल्क तो चुकाया नहीं है इसको पाने के लिए। ये क्या है, प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो मृदा जो है ये प्रकृति का क्या है, निःशुल्क उपहार है। निःशुल्क उपहार है। ठीक है, निःशुल्क उपहार है। मृदा अगर देखा जाए तो जो तत्सम रूप होता है, तत्सम रूप वो क्या होता है, यानी मृत्तिका। ठीक है, क्या होगा, मृत्तिका। क्या होगा, तो मृत्तिका क्या होगा, अमृतिका होता है। ठीक है, मृत्तिका होता है। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो मृदा कहेंगे कि ये ठोस, गैस, ठीक है, और तरल पदार्थों का मिश्रण है। यानी कि मृदा आपका मिश्रण है। ठीक है, यौगिक नहीं है, क्या है, मिश्रण है। तो मृदा जो है आप बताएंगे कि ये ठोस, तरल, गैस, ठीक है, पदार्थों का मिश्रण है। मिश्रण है, ना कि यौगिक। न कि यौगिक है। ठीक है, तो ये बेहतर एक पॉइंट ध्यान रखो कि मृदा क्या है, मृदा एक मिश्रण है। अब मृदा में आप देखेंगे तो कई कैसे तत्व भी हो सकेंगे, कई सारे तत्व भी होंगे। बात करेंगे उसमें ऑक्सीजन भी होगी, उसमें ह्यूमस भी होंगे, जीवाणु भी होंगे, सूक्ष्म जीव भी होंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन भी होगा, जल भी होगा, तो ये मिश्रण है। ठीक है ना, क्या है, मिश्रण है। उसके अलावा आप देखो कि मृदा कहाँ पाया जाएगा, तो मृदा जो होगा, जो आपकी भूप्रपट्टी है, भूप्रपट्टी के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में मृदा आपको पाई जाएगी, है नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि मृदा कहाँ पाई जाएगी, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट, भूप्रपट्टी पर पाया जाता है, भूप्रपट्टी पर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि हम लोग विश्व मृदा दिवस भी मनाते हैं, कब, 5 दिसंबर को। ठीक है, कह सकते हैं कि विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो ये मनाते हैं 5 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 5 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, फिर एक बार सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया था। ठीक है, अगर ये सवाल आपका हो, ठीक है,
तो इसको इस साइड में लिख लेते हैं। देखो इसको इस साइड में लिख लेते हैं हम लोग कि यूएनओ ने 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया था। ठीक है, 2015 जैसे 2023 को बाजरा वर्ष यानी मिलेट्स ईयर्स घोषित किया था, 2024 को कैमलेट यानी ऊंट का वर्ष घोषित किया था यूएनओ ने। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और देखिए सवाल क्या बनेगा। ठीक है, एक सवाल ये है कि जो मृदा है, मृदा को सभ्यता की जननी कहा जाता है। मृदा को क्या कहा जाता है? सभ्यता की जननी या सभ्यताओं की जननी। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं सभ्यताओं की जननी कहते हैं। तो भैया सभ्यता कहाँ पलती बढ़ती है? मृदा में ही तो। इसे सभ्यताओं की जननी कहते हैं। किसे? मृदा को। ठीक है, उसके बाद देखो भाई अगला सवाल, एक सवाल आता है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? यानी स्टडी ऑफ सॉइल। ये तो ना क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ सॉइल क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं मृदा विज्ञान यानी कि पैडोलॉजी। क्या बोलेंगे? पैडोलॉजी। पैडोलॉजी, क्योंकि पैडो मतलब मृदा ही होता है, लॉजी मतलब अध्ययन हो गया। तो पैडोलॉजी, हिंदी में बात कर लें तो मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान क्या बोलेंगे? मृदा विज्ञान। क्या हो जाएगा? मृदा विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मृदा में ही हम लोग पढ़ते हैं इस तरीके से कि एक संस्थान है ICAR। कौन है? ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है ना, फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो ICAR के अनुसार भारत में कितने? तो 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं भारत में। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। चलो अब चलते हैं अगले पेज पर, और अभी भी मृदा से कुछ बातें पढ़नी है। देखो एक अभी अभियान चला था 2022 में, शायद उसका नाम क्या था? मृदा बचाओ आंदोलन। ठीक है ना, क्या होगा? तो मृदा बचाओ आंदोलन, या मृदा या मिट्टी, बात तो एक ही है। मिट्टी बचाओ आंदोलन, ये भी चला था। कब चला था? तो मार्च 2022 में। ये कब शुरू किया गया था? तो मार्च 2022 में। ठीक है, किसके द्वारा?
तो एक फाउंडेशन है, इसका नाम है ईसा फाउंडेशन, ठीक है, ईसा फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, ये शुरू किया गया था। कौन सा? तो मिट्टी बचाओ आंदोलन, ठीक है। इसके अलावा अब ध्यान रखिएगा कि एक आपने सवाल आपसे पूछा होगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हमने सुना है क्या? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है, ये केंद्र सरकार की एक योजना थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसे फरवरी 2015 में शुरू किया गया था। फरवरी 2015 में। कहाँ से? तो सूरतगढ़ ये स्थान है, कहाँ पर? राजस्थान में। यहाँ से शुरू किया गया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें ये था कि इसमें आपको खेत की जो मिट्टी है, तो खेत की मिट्टी का पूरा रिकॉर्ड जो होगा वो इसमें होगा, इस कार्ड में, कि आपकी खेत की मिट्टी मतलब किस कोने पर या कहाँ पर किसी कमी है, पोषक तत्व की कमी है, किसकी नहीं है, उसके बारे में इसकी जानकारी होगी, ठीक है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यहाँ से शुरू किया गया था। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो मृदा है, मृदा एक क्षयशील व अनवीकरणीय क्या है? एक प्रकार का ये संसाधन है, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन। देखो क्षयशील का मतलब हो गया कि अब मिट्टी है, तो मिट्टी है तो उसका क्षय तो होगा ही हो, उसका क्षय तो होगा ही होगा, तो उसका क्षय तो होना ही होना है। अनवीकरणीय है, देखो अब मिट्टी की हम लोग बात करते हैं तो पूरी तरीके से अनवीकरणीय हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं देखा जाए तो कुछ मात्रा में नवीकरणीय भी है, अनवीकरणीय नहीं भी है। अब देखो, लेकिन आपको अनवीकरणीय ही लगाना चाहिए। अच्छा, क्यों? ऐसा रीज़न क्या है कि पहले क्या था, जब मानवीय क्रियाकलापों का हस्तक्षेप नहीं था मृदा निर्माण में या उसके उन्मूलन की जब बात करते हैं हम लोग, तो पहले क्या था कि एक प्रकृति संतुलन बना था कि भाई अगर मृदा का अगर नष्ट हो रहा है, मृदा नष्ट हो रही है, तो फिर उतना वो डेवलप भी हो जा रही है, उतना बन भी जा रही है। और मृदा ये नहीं कि 2-4 दिन में या साल भर में बन जाए, ऐसा तो है नहीं। अब मृदा के निर्माण में बहुत एक लंबा समय लगता है, एक लंबा अंतराल लगता है। जो आपके पृथ्वी के नीचे जो सी प्रकार की चट्टानें हैं, संस्तर है, उसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं, उनके टूटने फूटने से मृदाओं का निर्माण धीरे धीरे होता रहता है। जो आज हम लोग मृदा देख पा रहे हैं, ये करोड़ों वर्षों में मृदा चट्टानों से ही टूटने फूटने से ये बिल्डअप हुई है। तो मृदा अनवीकरणीय है। अब तो अनवीकरणीय इसलिए क्योंकि जो मानव का क्रियाकलाप या मानव का हस्तक्षेप इतना ज़्यादा हो गया है मृदा के बनने और उसके नष्ट होने में, बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, ठीक है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन हम लोग इसे मानते हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त देखो, एक सवाल आपसे ये बनेगा, पूछा गया सवाल ये है कि जो मृदा अपरदन है ना, इसे क्या कहते हैं? मृदा अपरदन को क्या कहते हैं? उसके अलावा परत अपरदन को हम लोग क्या कहते हैं? ये पूछा गया सवाल है भाई, अपरदन को क्या कहते हैं? इनका एक अलग एक नाम है, इनका उपनाम दिया जाता है। तो जो मृदा अपरदन है, इसे हम लोग कहते हैं आप रेंगती हुई मृत्यु, ठीक है। क्या बोलेंगे? रेंगती हुई मृत्यु। रेंगती हुई मृत्यु, ये इसको संज्ञा देते हैं। और जो परत अपरदन है, इसे हम लोग कहते हैं किसानों की मौत।
इसे कहते हैं किसानों की मौत या मृत्यु। क्या बोलते हैं? किसानों की मौत या मृत्यु कहते हैं। क्यों? रीजन क्या है? देखो, जब कोई खेत है तो खेत का जो ऊपरी लेयर होती है, ऊपरी सबसे ऊपरी लेयर जहाँ पे परत अपरदन होता है, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा उर्वर होती है। और पता चलेगा कि जब आपका ऊपर का उपजाऊ परत ही कट कर कहीं और चला गया तो फिर अगली बार जब फसल आप बोएंगे तो उसमें मृदा जो फसल होगी बहुत अच्छी नहीं होगी। और बहुत अच्छी फसल नहीं होगी तो फिर उससे हम लोग क्या बोलते हैं? किसानों का मौत या मृत्यु। भाई अगर अच्छी फसल नहीं होगी तो किसान तो वैसे ही मर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये इसे बोलते हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें सवाल और क्या यहाँ से बन सकता है, तो मृदा, देखिए वैसे रासायनिक आधार पर ना मृदा को हमने 2 भागों में बांटा है, ये भी देखेंगे। रासायनिक, ठीक है, तत्वों के आधार पर यानी रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के कारण मृदा को हमने 2 भागों में बांट रखा है, 2 भागों में हमने बांट रखा है। अब कहेंगे वो 2 भाग आपके कौन से हैं? तो इसमें एक हो जाएगा आपका अम्लीय मृदा। क्या होगा? अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा। और दूसरा होगा क्षारीय मृदा। दूसरा क्या होगा? क्षारीय मृदा। ठीक है, अब अम्लीय मृदा में होता क्या है? अम्लीय मृदा में क्या होता है? इसमें क्या होता है? कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसकी मात्रा क्या होती है? कैल्शियम जो कार्बोनेट है ना, इसकी मात्रा कम होती है, तो अम्लीय मृदा हो जाएगी। उसमें सोडियम कार्बोनेट, अगर बात करें सोडियम कार्बोनेट की मात्रा, उसमें क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि ये अम्लीय मृदा क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम होती है। क्या होती है? कम होती है, यानी कि CO3 की मात्रा क्या होगी? कम होती है। क्या होगी? कम होती है। और यहाँ पे क्षारीय मृदा में क्या होता है? यहाँ पर कि यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3, ठीक है, NaCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अधिक होती है, ठीक है ना, होती है। तो यानी कि इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया एक चीज़ कि अगर जिस मृदा में ठीक है, जिस मृदा में सोडियम कार्बोनेट यानी कुल मिला के सोडियम की मात्रा अगर ज़्यादा है तो मृदा कैसी होगी? क्षारीय होगी। कैसी होगी? क्षारीय होगी। जिस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम हो, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम हो, वो कैसे होगी? अम्लीय होगी। तो एक बात यहाँ समझ आ गई कि यदि क्षारीय मृदा है तो उसको हम लोग उसको कम क्षारीय या उर्वर बनाने हेतु उसमें किसका प्रयोग करेंगे? तो फिर चूना का प्रयोग करो।
चूने का प्रयोग करेंगे तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, क्षारीय मृदा एक सामान्य उदासीन मृदा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे नोट में आप सवाल लिख लें। सवाल ये होगा कि मृदा की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि पेड़ पौधे अपनी सारी क्रियाएं संपन्न कर लें। ऐसा ना उससे कम हो, उससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना। तो देखिए कि मृदा की पीएच मान या वैल्यू मान 6 से 7 के मध्य 6 से 7 के मध्य होना चाहिए जिससे पौधे अपनी सारी क्रियाएं संपन्न कर सकें, सारी क्रियाएं संपन्न कर सकें। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि पौधों के विकास के लिए मृदा का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए या किस रेंज में होना चाहिए, तो वह 6 से 7 की रेंज में होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से जिम्मेदार है जिससे मृदा निर्मित हो सकती है या नहीं हो भी सकती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वो एक तो होगा आपका चट्टानी संरचना। ठीक है, ये हो जाएगा। जलवायु भी हो जाएगा, वनस्पति भी हो जाएगा, जीवाणु भी हो जाएगा और स्थलीय स्वरूप भी हो जाएंगे। ठीक है, या स्थलीय उच्चावच हो जाएंगे। क्या होगा आपका चट्टानी संरचना, उसके अलावा आपका जीवाणु, इसके अलावा स्थलीय उच्चावच या फिर जलवायु भी कह सकते हैं, जलवायु। इसके अलावा वनस्पति, इसके अलावा स्थलीय उच्चावच, स्थलीय उच्चावच। तो ये जो क्या है ना कि मृदा के निर्माण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मृदा के निर्माण को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, मृदा के निर्माण को ये प्रभावित करते हैं। ठीक है। इसके लिए देखेंगे कि मृदा हमने पढ़ा ना कि मृदा संगठक, हम लोग को पढ़ना है कि मृदा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, मृदा के संगठन में सम्मिलित पदार्थ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसको यहीं से ब्रेक कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि मृदा संगठन में सम्मिलित पदार्थ, यानी मृदा एक मिश्रण है ना। मृदा क्या है, मृदा एक मिश्रण है।
तो मृदा एक मिश्रण है, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आपके पाए जाएंगे, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाएंगे, ठीक है, और उनका कितना कितना क्या होगा, परसेंटेज भी होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहला आपका होगा खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, हालांकि इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, 40 से 45% के आसपास में होता है, ठीक है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है 40 से समथिंग 45%। दूसरा इसमें क्या आपका है, जल। भाई मृदा में जल तो होगा ना, मृदा में जल तो होगा लगभग कितना, 25% के आसपास में, ठीक है, कितना है 25% के आसपास में। थर्ड इसमें क्या मिलेगा आपको, वायु भी मिलेगा, वायु लगभग 25% के आसपास में। चौथा आप देखेंगे तो इसमें ह्यूमस, क्या होंगे, ह्यूमस या फिर कैसे कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, क्या होगा आपका ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ, ऐसे कह सकते हैं ह्यूमस, सुना नाम ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो ये भी लगभग 5 से 10% के बीच में ये भी होते हैं, 5 से 10% के बीच में ये भी होते हैं ह्यूमस व कार्बनिक पदार्थ। तो ये आपका हो गया। तो ये मृदा के संगठक में सम्मिलित पदार्थ, इसमें आपके काउंट होते हैं। भाई क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर आ जाए कि मृदा में सबसे अधिक मात्रा में क्या चीज़ पाई जाती है, तो मृदा में सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलेगा खनिज पदार्थ। क्या मिलेंगे, खनिज पदार्थ, जो खनिज पदार्थ, ठीक है। फिर उसके बाद में मिट्टी में जल भी होगा, मिट्टी में वायु भी होगी, ह्यूमस भी होगा और कार्बनिक पदार्थ भी होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं और बढ़ते हैं भाई आगे की तरफ। हमें पढ़ना है अब देखो क्या, कि पौधों की वृद्धि और विकास के लिए कम से कम कितने 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या, पौधों के वृद्धि व विकास हेतु 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है कितने, 18। अब देखो बहुत सारे पुस्तकों में 18 की जगह कहीं 17 दिया होगा, कहीं 16 दिया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि 18 ही होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 18 ही होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, अब पोषक तत्व जो होंगे ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो एक होगा देखो प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। कौन सा जगह इसमें, देखो प्राथमिक, प्राथमिक पोषक तत्व, फिर होगा द्वितीयक पोषक तत्व, और होगा थर्ड यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। अब देखो इनमें
थोड़ा सा हम समझ लें कि क्या क्या मतलब होता है। देखो पेड़ पौधे में ना पेड़ पौधों में कह सकते हैं हम लोग कि बहुत ही अनिवार्य जो तत्व होने चाहिए वो होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, यानी कि पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए और उसके विकास के लिए जो अनिवार्य है, यानी उसकी कमी तो कर ही नहीं सकते हैं, यानी वो तो अनिवार्य है ही है, वो देना ही देना पड़ेगा, तो वो है प्राथमिक पोषक तत्व। ठीक है, उसके बाद में जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं, तो पेड़ पौधों में इसके बाद में जो आवश्यकता होती है वो द्वितीयक पोषक तत्वों की होती है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है। तो जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है वो कौन है आपका, तो ये है। तो अब देखते हैं भाई कौन कौन से हैं इसमें। तो इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें 6 की बात करेंगे, 6 हैं, 6 की बात करेंगे। तो 6 क्या है, प्राथमिक पोषक तत्व हैं। कितने हैं, 6 हैं। अब 6 कौन कौन से हैं उसको देख लेंगे अभी। कितने हैं, तो 6 हैं। कितने हैं, तो 6 हैं। तो आपको कुछ ऐसे पढ़ना है, एक तो आपका होगा ऐसे देखो CHO और NPK भाई, यही तो 6 है ना, ऐसे याद कर लो, क्या दिक्कत है। आप देख एक पोस्ट स्वास्थ्य विभाग में पोस्ट आती है, देखा है, CHO की आती है ना। एक NPK तो हम लोग जानते ही हैं, क्या है NPK तो हम लोग जानते ही जानते हैं। तो ऐसे ये 6 याद रखो, CHO NPK, ठीक है NPK। तो देखो जरा कौन कौन से भाई। C से हो गया क्या, कार्बन, C से क्या हो गया, कार्बन। H से क्या होगा, हाइड्रोजन, क्या होगा, हाइड्रोजन। O से क्या हो गया, ऑक्सीजन, क्या हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। N से क्या होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और देखो यहाँ से P से क्या हो गया आपका, फास्फोरस। हम लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा, P से फास्फोरस, फास्फोरस। और K से क्या हो गया, पोटेशियम, क्या हो गया, तो पोटेशियम, क्या हो गया, पोटेशियम, या पोटास भी कह सकते हैं, कहेंगे पोटास भी लिखा होगा, या पोटास भी कह सकते हैं। तो ये तो 6 हो गए ना, ये तो 6 हमें याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसको याद करने में। CHO क्या है, CHO NPK, ठीक है NPK, ठीक है। उसके अलावा जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं इन्हें भी ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आपको 3 मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे, 3 मिलेंगे। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और सल्फर है। मैग्नीशियम यानी Mg, कैल्शियम व सल्फर, ठीक है। मैग्नीज नहीं है, ध्यान रखना, मैग्नीशियम है, मैग्नीज तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन सा होगा, यानी मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम, और ये है भाई सल्फर। देखो पौधों में इन सबका अपना अपना काम है, अगर किसी की कमी हो जाएगी तो फिर वो कुछ न कुछ विकार पौधे में जरूर ला देगा। जैसे हमने पढ़ा है कि जैसे धान है, अब धान में जिंक की कमी हो जाती है तो खैरा नामक रोग लग जाता है। कौन सा, खैरा नामक रोग लग जाता है, ठीक है। अब सूक्ष्म पोषक तत्वों की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से यहाँ पे हैं, तो देखो, तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नीज, इसके अलावा जिंक, क्या होगा, इसके अलावा जिंक, जिंक हो गया। फिर मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम हो गया। इसके अलावा कोबाल्ट,
क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है, आयरन हो जाएगा, आयरन हो गया। इसके अलावा इसमें बोरान हो गया। आपने देखा हो कि जो नींबू उबू होते हैं ना, नींबू लेमन, उसमें फलों में दरारें पड़ जाती हैं, फट जाते हैं, वो बोरान की कमी से ही होता है। ऐसा क्या होता है, बोरान की कमी से ही होता है। इसके अलावा क्लोरीन क्या है, क्लोरीन, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे सोडियम, ठीक है, क्या है, सोडियम, सोडियम। इसके अलावा कॉपर, इसके अलावा कॉपर, 2 4 6 8 9, ठीक है। तो ये कितने हो गए, देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गए, 3 ये और 6 ये, तो 9 और 9 कितने हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक, तो कि ये बात हमें समझ में आ गई। एक बार इसको फिर ध्यान से समझो, ध्यान समझो। सवाल ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ध्यान से सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऑप्शन उठा के दे देगा, बाकी 3 इधर का रखेगा और एक आपका इसमें का रखेगा। तो इसमें से आप देखेंगे प्राथमिक पोषक तत्व कितने हैं, तो 6 हैं। इनको याद रखो, जिसे बताया याद करने का वैसे याद कर लो, ठीक है। तो ये 6 याद हो जाएंगे तो कम से कम आप यहाँ से तो बता ही लोगे, ठीक है। फिर 3 आपको ये ध्यान रख लो, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यानी कि CHO, CHO, NPK, ठीक है। तो वो आपके 6 हो गए। बाकी 3 ये हो गए, है नहीं, 3 ये हो गए, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, ये द्वितीयक पोषक तत्व हैं। और सूक्ष्म वाले कौन से, तो ये सूक्ष्म वाले हैं। अधिकतर सवाल देखा जाएगा तो ये यहाँ से बनाता है कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो देख लो कौन कौन से यहाँ पे, मैग्नीशियम, मैग्नीज है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, क्या है आपका, मॉलिब्डेनम है, कोबाल्ट है, आयरन है, आयरन लोहा है, बोरान है, ठीक है, बोरान है, ठीक है, क्लोरीन है, और सोडियम है और कॉपर है। इन सब का पौधों में अपना अलग अलग काम होता है। अगर किसी कमी हो जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ विकार जरूर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि अगर जो मिट्टी में नाइट्रोजन की अगर कमी होती है तो आपने देखा होगा कि उसमें वहाँ पर एक विशेष प्रकार का पौधा उगता है। क्या आपको पता है? देखिए यहाँ पर पॉइंट में ये हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि मृदा में नाइट्रोजन, या फिर ऐसे कर लें कि नाइट्रोजन की कमी वाले, ऐसे लिखें कि देखिए यहाँ पर एक पौधा होता है कीटभक्षी, कीटभक्षी पौधे वहीं उगते हैं, जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। तो कीटभक्षी पौधे आपने देखा होगा, जैसे घटपर्णी,
ड्रोसेरा, कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे ये क्या करते हैं? तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु, नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु जीव जंतु का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं, भक्षण करते हैं। ठीक है, जैसे छोटे मोटे जीव हो गए, छोटे मोटे जीव हो गए जैसे मक्खियाँ हो गई, ठीक है, कीट पतंगे हो गए, मेढक हो गए, इन सब का ये भक्षण करती है। ठीक है, अगर कीटभक्षी पौधे के एग्जाम्पल अगर आप बताना चाहेंगे कि बताओ भाई एग्जाम्पल कौन कौन से पौधे हैं जो इसमें आते हैं, जो इसमें आते हैं। देखिए एक आपको इसमें होगा घटपर्णी, घटपर्णी का पौधा। ठीक है, घटपर्णी का पौधा आप देखोगे तो मतलब इसकी जो पत्तियां होती हैं ना, घट मतलब घड़ा, घड़े की जैसे बनी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें होगा ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, नेप्थलीन, ठीक है, नेप्थलीन या नेपेंथिस। अच्छा पूरा सही नाम नेपेंथिस है, सही नाम इसका नेपेंथिस है। ठीक है, नेपेंथिस आदि। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो घटपर्णी। अच्छा इनका क्षेत्र हमारे भारत में क्या है? खासकर मेघालय वाला क्षेत्र, मेघालय और असम में ये खूब पाए जाते हैं कीटभक्षी पौधे। ठीक है, कीटभक्षी पौधे ये कहाँ मिलेंगे? अगर स्थान की बात करते हैं भारत में तो ये मिलेगा कहाँ पर? मेघालय व असम क्षेत्र में। इसका मतलब कि वहाँ पर इसकी क्या है? वहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी है। ये तो यही दर्शाता है, यही दर्शाता है इसका मतलब। ठीक है, तो कीटभक्षी पौधे। ठीक है, इनकी आकृति आप देखेंगे ना कुछ यूं ऐसे करके होती है और ऐसे ऊपर ये बना होता है। ठीक है, तो अब ये खुला रहेगा। ठीक है, खुला रहेगा। ठीक है, अब कोई भी मान लो इसमें कोई भी जीव हो गया, कोई भी जीव हो गया, वो क्या करेगा? यहाँ पे जाके बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे जाके बैठेगा और जैसे वो बैठेगा इसके अंदर वैसे ऊपर से ये जो ऊपर से पत्ता होगा वो बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो ये जो पौधा होगा ये क्या करेगा? इसका भक्षण करेगा और वहाँ उससे वो नाइट्रोजन की आपूर्ति वो खुद कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पौधे होते हैं, जो पौधे, ठीक है, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, कीटभक्षी पौधे विशेष प्रकार की क्या करते हैं? सुगंध निकालते हैं जिससे कीट पतंग इसकी ओर क्या हो? आकर्षित हों, आकर्षित हो। ठीक है ना? ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये विशेष प्रकार के क्या होता है? विशेष प्रकार के ये
सुगंध निकालते हैं, ठीक है, स्मेल निकालते हैं, ना कि आवाज़ कोई निकालते हैं, ठीक है ना, आपको ऐसे देगा। तो ये यहाँ पे आपको कीट अच्छे पौधे पाए जाएंगे। चलो अब थोड़ा हम लोग ये देख रहे हैं ना क्या कि भाई किस वाले की कमी से क्या चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ डालेंगे हेडिंग पोषक तत्वों के कार्य पौधों में क्या है भाई, क्योंकि सारे तो लिखेंगे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे उसी को लिख लेंगे कि हाँ इसका ये कार्य है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं वो होगा नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन का कार्य क्या है भाई, पौधों में नाइट्रोजन का कार्य क्या है, इसका काम होता है कि पौधों की वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन काम इसका होता है। देखो मनुष्यों में इसका कार्य अलग है, मानव में कार्य अलग होगा, वहाँ पे कार्य उसका अलग होगा, कुछ सिमिलरिटी भी है, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन का कार्य होता है पेड़ पौधों में क्या, पौधों की वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन में इसका काम होता है। प्रोटीन उत्पादन में इसका क्या होता है, कार्य होता है। दूसरा यानी सेकंड केवल हम बात करते हैं तो सेकंड आपका हो जाएगा इसमें फास्फोरस, ठीक है। क्या होगा, फास्फोरस। देखो फास्फोरस का काम क्या होता है पेड़ पौधों में, इसका काम होता है जड़ों का विकास, ठीक है, जड़ों का विकास, फलों को पकने में और ऊर्जा संग्रहण में इसका काम होता है। इसका कार्य क्या है, जड़ों का विकास, ठीक है, फल पकने, और इसका और क्या काम है, इसका एक काम दूसरा है ऊर्जा संग्रहण। दूसरा काम क्या है, ऊर्जा संग्रहण। क्या होगा, ऊर्जा संग्रहण। देखो तीसरा आपका हो जाएगा इसमें पोटेशियम। तीसरा क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम आपने पढ़ा ना, पोटेशियम यानी पोटास। इसका देखो काम क्या है, इसका काम है कि पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। पौधों में क्या करना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, और दूसरा काम होता है कि पानी का उचित अवशोषण भी करना इसका काम होता है। यानी कि पानी यानी जल, पानी का उचित अवशोषण, उचित क्या हो, अवशोषण हो। इसके अलावा देखिएगा जिंक। इसके अलावा किसका काम होगा, जिंक या कैल्शियम, क्यों लोग बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का कार्य क्या है, तो कैल्शियम का कार्य इसका हो जाएगा कोशिका संरचना या उसका विभाजन, ठीक है। इसका काम है कोशिका संरचना व विभाजन, ठीक है। कोशिका संरचना व उसका क्या हो जाएगा, विभाजन। इसके अलावा पांचवा अगर देखेंगे तब का हो जाएगा सल्फर। क्या हो जाएगा, सल्फर, ठीक है। इसका काम होता है
प्रोटीन व तेल निर्माण में कह सकते हैं सहायक। ठीक है, इसका काम है प्रोटीन व तेल निर्माण में क्या होता है, सहायक। अच्छा देखो, नाइट्रोजन भी क्या था, प्रोटीन के निर्माण में सहायक था। ठीक है, ये भी है। ठीक है, ये भी है। उसके अलावा अगर मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम, आपको पता है मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल का एक मुख्य तत्व होता है। अगर आ जाइए क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में ध्यान रखेंगे कि मैग्नीशियम ही तो पाया जाता है। मैग्नीशियम, इसमें ध्यान रखेंगे कि ये क्लोरोफिल क्लोरोफिल का ये क्या है, तो ये मुख्य तत्व है। मुख्य तत्व यानी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो ना मैग्नीशियम तत्व ही पाया जाता है। ठीक है, और खासकर इसका जो पौधों में लोहे का अवशोषण भी मैग्नीशियम के द्वारा ही होता है। ठीक है, सातवें नंबर पर अगर आप देखेंगे अगला तत्व जो होगा वो होगा आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट, कोबाल्ट का वर्ग क्या है, तो विटामिन विटामिन 12 का निर्माण व नाइट्रोजन का क्या स्थिरीकरण करना, स्थिरीकरण करना, ये क्या इसका काम हो जाएगा। इसके अलावा 8 नंबर पे देखेंगे सोडियम। सोडियम का क्या काम है, सोडियम। सोडियम का एक प्रमुख काम पता है क्या है, जो पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं ना, स्टोमेटा उसके खोलने और बंद होने में सहायता करता है, खासकर खोलने में ज़्यादा सहायता करता है। ठीक है ना, इसका काम क्या है कि स्टोमेटा के खुलने व मतलब पौधों को मतलब सूखने, कहते हैं उसको सूखा प्रतिरोध में वृद्धि। ठीक है, पौधों के सूखने में मतलब सूखा प्रतिरोध में वृद्धि। सूखने में वृद्धि नहीं, सूखने ना पाए पेड़ पौधा, उसके प्रतिरोध में क्या है, वृद्धि। ठीक है ना, ये इसका एक काम होता है। ठीक है, और एक क्या लास्ट और लिख लें, क्या लिख जाएगा यहाँ पे, वो है कौन सा आपका, जिंक। एंजाइम सक्रियता, यहाँ पे हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ पे लिख लें इस साइड में 9 नंबर यहाँ डाल के लिख लेते हैं, जिंक। तो जिंक का पौधे में काम करता है कि जो एंजाइम होता है ना, उसकी सक्रियता और प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। ठीक है ना, एंजाइम सक्रियता, ठीक है, वो प्रोटीन संश्लेषण। में इसका क्या होता है, काम होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, इसका काम होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इतना हो गया ना। अब आगे हम लोग
देखो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे इससे क्या पढ़ेंगे, अगला होगा हमने इसमें ये हेडिंग हम डाल के छोड़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मृदा, जो मृदा होती है मृदा के गठन और उसका व्यास। क्या होगा, मृदा गठन का वर्ग, मतलब मृदा का कौन सा वर्ग है और उसके जो कण होते हैं ना वो की क्या माप क्या होती है। ठीक है, तो इधर हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मृदा गठन का वर्ग, वह पढ़ना है हमको व्यास। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको, व्यास पढ़ना है। कि यानी कि कोई भी मृदा, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि बालू का आकार कितना होता है, ठीक है, बहुत मोटी बालू का आकार कितना होता है, चिकनी मिट्टी का आकार कितना होता है, ठीक है, और क्ले का आकार कितना होता है, मृतिका का आकार कितना होता है, गाद का आकार कितना होता है, तो ये सब आपसे सवाल पूछा जाएगा, बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए डाटा इतना ही रखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मृदा के प्रकार भी बचे हुए हैं आपके, जैसे मृदा के प्रकार भी तो पढ़ना में, जैसे कि इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे लाल मृदा है, काली मृदा है, ठीक है, रेगिस्तानी मृदा हो जाएगी, ठीक है, लेटराइट मृदा हो जाएगी, ठीक है, पर्वतीय मृदा हो जाएगी, पीठ यानी जैव मृदा भी हो जाएगी। तो ऐसे कुल मिला के हमें 8 मृदाओं के बारे में पढ़ना है, उनका क्षेत्र भी देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। तो इतना आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।